हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए, जैसा कि हम लोग की पॉलिटी की क्लास चल रही है, तो दो टॉपिक वहाँ पे हम लोगों ने समाप्त कर लिए। तीसरा नंबर आता है मूल अधिकार का, है कि नहीं। मूल अधिकार सभी लोग जानते होंगे नॉर्मल तरीके पे क्या होता है, क्या नहीं होता, कहाँ से लिया गया, उस पर हम लोग थोड़ा सा मीन्स शॉर्टकट में उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये पूरा विस्तृत चर्चा वाला पाठ्यक्रम हम लोग नहीं कर रहे हैं इस समय। सिर्फ नॉर्मल चीज़ों पे फोकस करेंगे, क्या है, कैसे है, कितने मूल अधिकार आपको प्रदान किए गए हैं, ये कहाँ से लिया गया है, किस भाग में है, किस अनुच्छेद के मध्य है, और इसका कोर्ट में क्या चीज़ है, इसकी विशेषता क्या है, कौन सा अधिकार मूल अधिकार आर्टिकल 58 के तहत सस्पेंड होता है, कौन सा मूल अधिकार आर्टिकल 359 के तहत सस्पेंड होता है। इस चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग टॉपिक क्या आज का हम लोग का, मूल अधिकार। ठीक, सबसे पहले मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। सभी लोग नाम सुनते होंगे कि फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, बार बार चर्चा हम लोग इस पे करते हैं। तो ये क्या चीज़ होता है, किससे संबंधित है, होता है जो व्यक्ति के मूल अधिकार। हम सीधा एक लाइन में आपसे पूछेंगे कि क्या है मूल अधिकार, तो यानी ऐसा अधिकार जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए इंपॉर्टेंट हो, रोल प्ले करें, उसी को मूल अधिकार कहते हैं। सिंपल सा है, बहुत कुछ इसमें सोचना नहीं है। अब हम लोग चर्चा करते हैं मूल अधिकार के स्रोतों पे या चीज़ों पे कि कहाँ से उसको लिया गया है, कैसे करके इसको स्थान दिया गया है। इस पे हम लोग जब चर्चा करेंगे तो सीधा सीधा आ जाइए, कहाँ पर उल्लेख है। सभी लोग को पता है, चर्चा हमेशा इस पे होती है कि भाग 3 में। कहाँ पर उल्लेख है इसका, भाग 3 में उल्लेख है मूल अधिकार का। सीधा सीधा आप आइएगा भाग 3 में। उसके बाद आता है इसका स्रोत। स्रोत कहां से लिया गया है, सिंपल सा याद रखिएगा कि अमेरिका के संविधान से। कहां के, अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से इसको लिया गया है, जिसको क्या नाम दिया गया ये बताइए आप लोग। इसको सीधा सीधा क्या कहा गया है, अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से, राइट से इसे लिया गया। दूसरी तरफ अगर प्रश्न पूछा जाए कि इसे क्या उपाधि दी गई है संविधान में, इसकी उपाधि क्या है, जब इस पर चर्चा करेंगे तो इसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपाधि क्या दी गई है, मैग्ना कार्टा। किसका, संविधान का, मैग्ना कार्टा कहा जाता है संविधान का। ठीक, तो अब अगला प्रश्न आता है कि इसको किस अनुच्छेद में प्रस्तावित किया गया। अनुच्छेद की बात की जाए तो सीधा सी सिंपल सा याद रखिएगा, 12 से 35 के मध्य, आर्टिकल 12 से 35 के मध्य इसका उल्लेख किया गया। प्रारंभ में मीन्स मूल संविधान जब आया था उसमें प्रारंभ, मूल संविधान या प्रारंभ लिख लीजिए, प्रारंभ में इसमें 7 थे। कितने मूल अधिकार हमको प्रदान किए गए थे, प्रारंभ में 7 थे। लेकिन वर्तमान में अगर बात की जाए, यहां पर चर्चा वर्तमान की हम करेंगे, तो वर्तमान में टोटल 6 है। जब प्रश्न उठता है कि पहले 7 था अब वो 6 है, तो उसमें कौन सा अधिकार समाप्त किया गया, तो आपने देखा होगा एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। इसको जब आप देखेंगे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया, और जब इसे हटा दिया गया तो वर्तमान में इसे कहां लेकर गए, सीधा सीधे यहां पर भाग 12 के अनुच्छेद आर्टिकल 301 में इसे समाहित कर दिया गया। और अगर प्रश्न पूछा जाए कि ये कहां से हटाया गया था, 19 के A से इसे सस्पेंड किया गया था। तो ये मेन चीज थी मूल अधिकार से संबंधित, जहां से आपको सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि नहीं। सिंपल सी बात याद रखिए, बिना अधिकार के सभी का जीवन व्यर्थ है, और जब व्यर्थ है तो उसके लिए अधिकार होना चाहिए। अगर मनुष्य आप है तो अधिकार पाने की जरूरत होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, इस पे चर्चा करते हैं कि भाग कहां पर है, ये भाग 3 में उल्लेख किया गया। स्रोत क्या है, अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बिल ऑफ राइट्स, वहां से इसको लिया गया है।
तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर उपाधि देखी जाए संविधान में किसकी उपाधि दी गई, इसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है। दूसरी चीज, इसका उल्लेख कहां पर, आर्टिकल 12 से 35 के बीच में है। और प्रारंभ में जब मूल संविधान इसको लागू किया गया था तो टोटल जो फंडामेंटल राइट्स थे वो कितने हैं, 7 है। और वर्तमान में अगर बात की जाए तो वर्तमान में 6 है, क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार था हमें प्रदान किया गया था उसको हटा दिया गया। और हटाकर कब हटाया गया, 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसको हटाकर कहां पर डाल दिया गया है, सीधा भाग 12 के आर्टिकल 300 के एक काम में शामिल कर दिया गया। ये तो चीज मेन चीज थी मूल अधिकार से। अब आते हैं इस पे चर्चा करते हैं कि जो वर्तमान में 6 मूल अधिकार हमको प्रदान किए गए हैं, पहले 7 थे, तो वर्तमान में जो 6 मूल अधिकार हैं उस पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। ठीक, तो इतना तो मेरे समझ से आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा कि यहाँ पर क्या चीज़ है क्या नहीं है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपको, हम लोग कल चर्चा कर रहे थे उपराष्ट्रपति पर, निर्वाचन की बात कर रहे थे, तो इलेक्शन भी हो गया है और भारत में क्या हुआ, 15वां उपराष्ट्रपति। थोड़ा सा उसको ब्रेक करते हैं हम लोग, जो चीज़ मूल अधिकार पढ़ रहे हैं यहाँ पर आते हैं। कौन बन गया, सीपी राधा कृष्णन। कौन बन गया, सीपी राधा कृष्णन, जो कि जगदीप धनखड़ ने जब इस्तीफा दिया था अचानक आकर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया अपने स्वास्थ्य का हवाला देकर, तो कौन बन गया। अब 15वां का चुनाव होता है, कल ही हुआ है 9 सितंबर को, आज 10 है तो क्लास स्टार्ट से पहले इस पर चर्चा हो जानी चाहिए थी। तो चलिए, देर आए दुरुस्त आए। तो क्या हुआ, सीपी राधाकृष्णन इसमें इस समय भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बन गए। अब बात आती है कि उपराष्ट्रपति का जो पद है कहाँ से लिया गया, पद कहाँ से लिया गया, यूएसए से लिया गया। याद रखिएगा प्रावधान कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, आर्टिकल कहाँ पर है, 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 में क्या कहा गया, 64 में कहा गया जो उपराष्ट्रपति मीन सीपी राधाकृष्णन जैसे निर्वाचित हो गए तो ये राज्यसभा के क्या होंगे, पदेन सभापति होंगे। बस इतना याद रखिएगा, राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। जब आर्टिकल 66 में जाइएगा, निर्वाचक, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, निर्वाचक मंडल सभी लोग जानते होंगे, एकल संक्रमणीय पद्धति पर, अनुपातिक पे, ये सब चीजें होंगी। लेकिन जो प्रश्न आयोग पूछता है वो कहां से पूछता है कि इसके निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है। चर्चा हम लोगों ने बार बार की है और फेवरेट टॉपिकों में से एक आता है ये। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में हमेशा याद रखिएगा थोड़ा सा चेंजेस है। थोड़ा सा चेंजेस क्या है, उपराष्ट्रपति में सिर्फ क्या होगा, लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी सदस्य, मीन्स जो मनोनीत सदस्य होते हैं और प्लस निर्वाचित सदस्य होते हैं, ये इस पे भाग लेंगे। ठीक, भाग लेंगे। अब दूसरी चीज है, सीपी राधाकृष्णन बन भी गए तो शपथ इसको कौन दिलाएगा, मीन्स उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसको शपथ दिलाएगा, सिंपल सी बात है, कोई इसमें सोचने की बात नहीं है। और यह त्यागपत्र भी उसी को देगा। मान लीजिए इनकेस राष्ट्रपति को हटाने के जगदीप धनखड़ ने स्वतः इस्तीफा दे दिया, अगर इनको हटाने की बात की जाती तो मीन्स एकमात्र जो प्रस्ताव लाया जाता वो कहां पर लाया जाता, लोकसभा में लाया जाता कि राज्यसभा में। तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित प्रस्ताव जो होता है वो सिर्फ राज्यसभा में लाया जाएगा। वो भी क्या किया जाएगा, 14 दिन की पूर्व सूचना पर, इस पूर्व सूचना पर, ये याद रखिएगा। ठीक, ये चीज इनसे संबंधित है उपराष्ट्रपति से। दूसरी तरफ राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करेंगे तो उसमें कौन शामिल होगा, तो उसमें याद रख लीजिएगा कि दोनों सदनों मीन्स लोकसभा राज्यसभा के सब निर्वाचित सदस्य, वहां पर सभी सदस्य मत करिएगा, सिर्फ निर्वाचित याद रखिएगा, प्लस राज्य की विधानसभाओं के, विधानमंडल मत याद रखिएगा, सिर्फ विधानसभा याद रखिएगा। विधानसभा के सभी भी यहाँ नहीं आएंगे, निर्वाचित सदस्य आएंगे, बस ये याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त क्या होगा, जम्मू कश्मीर, पौंडीचेरी, दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, ये राष्ट्रपति में होता है। तो ये चीज़ कल आपके राधाकृष्णन साहब 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं।
तो उससे संबंधित था। स्थान किसका लिया इन्होंने? जगदीप धनखड़ का, जिनका कार्यकाल 2027 में समाप्त हो रहा था, लेकिन अचानक उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। और जब त्यागपत्र दे दिया तो कानून में, संविधान में लिखा है कि 6 माह के भीतर निर्वाचन आयोग इलेक्शन करा देगा, है कि नहीं? महत्वपूर्ण पद है, खाली रख नहीं सकते, तो त्वरित फैसला होता है और 9 सितंबर को इलेक्शन होता है। 5 बजे तक, 10 से 5 के बीच में इलेक्शन होता है और 6 बजे से काउंटिंग होती है। 8:30 के आसपास रिजल्ट अनाउंस हो जाता है। तो ये चर्चा थी थोड़ा सा उपराष्ट्रपति के बारे में, उस पर ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मूल अधिकार। वहाँ पर चर्चा हो रही थी, सारी हम लोगों ने उस पर चर्चा कर ली। अब नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं कि मूल अधिकार में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ठीक है। उसके पार्ट करेंगे। मूल अधिकार कितने हैं? 6। अब 6 कौन कौन से हैं उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। 6 मूल अधिकारों पर ध्यान देंगे कि कौन कौन से मूल अधिकार इसमें शामिल हैं। तो चलिए आते हैं इस पे, हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से हैं। तो पहला ही सीधा सीधा आपको समता का अधिकार। समता का अधिकार कहां से कहां तक है? आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के मध्य, 14 से 18 के मध्य समता का अधिकार शामिल किया गया है। दूसरी चीज क्या है इसमें इंपॉर्टेंट? तीसरा आएगा स्वतंत्रता का अधिकार ठीक कहां पर है? सीधा सीधा याद रखिएगा, आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक ये स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। पहला हो गया समता का अधिकार, इसको पार्ट में करेंगे, तब उस पर चर्चा करेंगे। नॉर्मल चीजों को हम लोग समझा रहे हैं यहां पर। तो इसके बाद क्या होता है? तीसरा पार्ट शोषण का अधिकार। सभी लोग पढ़े होंगे, शोषण का अधिकार, ठीक, शोषण का अधिकार। आर्टिकल 2 ही इसमें है। कौन कौन है? 23 और 24। फिर आ जाएगा धर्म संबंधित अधिकार, धार्मिक अधिकार। आर्टिकल 25 से 28 के बीच, 25 से 28 के बीच धार्मिक अधिकारियों का प्रावधान किया गया है। तीसरा जो इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट, कि आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक, तो उसमें क्या चीजें दी गई है? सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, ठीक, एवं शैक्षणिक अधिकार, ठीक। कब है? आर्टिकल 29 से 30 और 31 तो सभी को पता है संपत्ति के अधिकार के साथ समाप्त हो गया। आर्टिकल 32 की बात आएगी। आर्टिकल 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत, उपचारों का सिद्धांत। इसी को क्या बोला था भीमराव अंबेडकर ने? क्या बोला था? संविधान की आत्मा बोला था। संवैधानिक उपचारों के सिद्धांत को आर्टिकल 32, इसके तहत 5 प्रकार की रिट आप अदालत में, मीन सुप्रीम कोर्ट में जारी कर सकते हैं। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं। अब पांचों रिट की यदि बात की जाए तो 5 रिट कौन कौन सी है? जो याचिका मीन्स रिट लिखें या याचिका लिखें, जो 5 प्रकार की आर्टिकल 32 में आपको प्रावधान किया गया है, जिसी को क्या कहा गया था? भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया था। तो इसमें कौन कौन से? याद रखिएगा, पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण। दूसरा उत्प्रेषण, ठीक। तीसरा प्रमादेश, याद है आप लोगों को? बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रमादेश, अधिकार परीक्षा। तो उस पर टेंशन मत लीजिएगा, जब फुल क्लास इसकी चलेगी तो उस पर हम लोग पूरा चर्चा करेंगे, है कि नहीं? उस पर टोटल चीजें मत लीजिएगा कि अभी क्यों नहीं करा रहे हैं। और अंतिम जो होता है हमारा प्रतिषेध, ये 5 प्रकार की रिट है जो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में जाएगी, है ना, ठीक। ये चीज मेन इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चीज देखेंगे कि इसकी विशेषता क्या है।
मूल अधिकार हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो मूल अधिकार की विशेषता क्या है? तो सभी लोग ध्यान दीजिए, जितने लोग जुड़े भी हैं नहीं भी हैं, सभी लोग इस पे ध्यान दीजिएगा कि इसकी मूल विशेषता क्या है। जब विशेषता पे हम लोग चलेंगे तो चर्चा करेंगे कि क्या क्या चीज है। ठीक है, सीधा लिखते हैं, फंडामेंटल राइट विशेषता। ये क्या इशू है इसमें? तो चलिए विशेषता की बात करेंगे तो पहला इसमें क्या हो जाएगा, ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। क्या है? न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट जो है वो नहीं है, तो यहां पर क्या न्यायालय द्वारा इसमें परिवर्तन किया जा सकता है या असीमित नहीं है, इनकी ये विशेषता है। ठीक है, असीमित नहीं है, मीन्स इसमें चेंजेस हो सकते हैं जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी। आप देखे होंगे बहुत सारे संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है, कई चीज़ें इसको शामिल की गई है, तो उसमें क्या कहा गया, यह असीमित नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है, इसकी प्रकृति सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों इसकी प्रकृति है। तो ये मूल अधिकार की कुछ विशेष विशेषता थी जिसको ध्यान देना होगा आप लोगों को। दूसरी चीज इसमें अतिरिक्त क्या चीज है, कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीयों को ही प्राप्त हैं, केवल भारतीयों को। ठीक, ये क्या मिस्टेक हो रहा है इसमें, केवल भारतीयों को। दूसरी तरफ इसमें कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो भारतीय प्लस विदेशी दोनों को प्राप्त हैं, भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है। तो उस पर चर्चा होगी जब फुल क्लास चलेगी कि कौन से अधिकार सिर्फ भारतीयों को है, कौन से अधिकार सिर्फ किसको हैं प्राप्त, विदेशियों को। तो ये मेन विशेषताएं इसकी हैं नॉर्मल तरीके से जो समझाया गया है। अभी फुली तो नहीं समझा सकते हम लोग इसको, जब फुल क्लास चलती है तब इस पर मज़ा आता है समझने और समझाने में क्या चीज़ है। आर्टिकल 14, 15, 16, 17 लेके जाएंगे, उसके बाद 19, 20, 21, 22 पे आएंगे, फिर इस तरह पूरा ओपन उस पर चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ इसके क्या करते हैं कि हम लोग जो इसका निलंबन मीन्स सस्पेंड होता है, ऐसा तो है नहीं कि मूल अधिकार सस्पेंड नहीं होगा, मूल अधिकार का निलंबन भी राष्ट्रपति करता है, पता है कि नहीं, मूल अधिकार का निलंबन। और आयोग ने इस बीच कई बार इसको पूछा है। ठीक है, आयोग ने इसको कई बार पूछा है कि किस आर्टिकल के तहत कौन सा मूल अधिकार सस्पेंड किया जाता है। तो याद रखिए कि आर्टिकल 358 के तहत यदि राष्ट्रीय आपात का आधार बाह्य आक्रमण हो, युद्ध हो, मीन्स किसके तहत, राष्ट्रीय आपात का आधार बाह्य आक्रमण या युद्ध हो, तो क्या होगा इसमें, तो इसमें आर्टिकल याद रखिएगा 358 के अंतर्गत आर्टिकल 19 स्वतः समाप्त हो जाएगा, स्वतः समाप्त। ठीक, पूरा मूल अधिकार नहीं समाप्त होगा, याद रखिएगा। आर्टिकल 358 के तहत सिर्फ कौन सा, आर्टिकल 19 समाप्त होगा, लेकिन जब आर्टिकल 359 आ जाएगा तो उसमें क्या कहा गया, आर्टिकल 359 के तहत कि कौन सा आर्टिकल बताइए, कौन सा आर्टिकल छोड़कर इसमें बाकी सस्पेंड हो जाएंगे। तो याद रखिए आर्टिकल 20 और 21 जीवन का अधिकार जो है उसको छोड़कर बाकी समस्त, मीन्स यहां पर लिख देने तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, को छोड़कर समस्त बाकी समस्त अधिकार सस्पेंड, निलंबित। ठीक, तो किसी भी हाल में आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होगा। तो सिंपल सा याद रखिएगा कि जब भी कभी आपातकाल की स्थिति होती है उसके अंतर्गत आर्टिकल
58 मीन्स किसकी शक्ति है ये? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति है, 352 से 360 के बीच में। उन्हीं की जब बात आती है 358 की बात आएगी, उसमें क्या कहा गया, कहीं पर भी इस तरह के प्रक्रिया होगी तो आर्टिकल 19 जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो स्वतः समाप्त हो जाएगा, मीन्स 358 की। लेकिन जब आर्टिकल 359 की बात होगी तो उसमें सारे मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स हमारे सस्पेंड हो जाएंगे, सिर्फ किसको छोड़कर? वो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मीन जो फैक्ट है। बाकी जो चीजें कि उसके अंतर्गत अस्पृश्यता कहां पर आएगी, शोषण कहां पर आएगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मीन्स आर्टिकल 86 अमेंडमेंट की बात करेगा, उसकी अलग चीज़ें को देखा जाएगा। हम लोग वो सारी चीज़ें अलग देखेंगे। गिरफ्तारी से संबंधित अधिकार है, कृपाण रखने से संबंधित जो आयोग बार बार पूछा है आर्टिकल 25, तो उस पर चर्चा हम लोग करेंगे। आर्टिकल 32 को करेंगे, मीन्स डिस्क्राइब मोड में करेंगे। अभी हम लोग संक्षिप्त में चल रहे हैं, तो सिर्फ चीज़ों को समझाने के लिए कि मूल अधिकार आपको यहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। मूल अधिकार मीन्स यहां से आपका समाप्त हो जाता है। दूसरी चीज इसके बाद क्या आता है, सिंपल सा याद रखिएगा। दूसरी चीज आएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान सभा का गठन, प्रस्तावना, अनुसूचियां, भाग, सारी चीज़ों को समाप्त करते हुए हम लोग मूल अधिकार पर आ गए। बीच में किसको छोड़ा गया? संघ राज्य प्लस नागरिकता को, इसको छोड़ दिया गया हम लोगों ने। अब सीधे हम लोग कहां पर आ गए हैं? आपके नीति निर्देशक तत्वों पर आ गए। तो चलिए सिंपल सा एक हेडिंग डालते हैं इस पे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें कोर्ट कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ये याद रखिएगा। कोर्ट कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, इसमें इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। राज्य के ऊपर ना उसको ऑर्डर दे सकता है, वो कहेगा हमारे पास जितने भी संसाधन है उसी में से हम चीज़ों को अप्लाई करेंगे, जो भी संसाधन है। तो इसमें नीति निर्देशक तत्व की बात करें, इसे 3 पार्ट में बांटा जाता है। तो उसके मीन्स उदारवादी, गांधीवादी, पता है कि नहीं, है तो समाजवादी, 3 प्रकार में बांटा जाता है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करता है, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक की न्याय की बात करता है, जो हम लोगों ने प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की। कल्याणकारी राज्य मीन सभी का भला हो, जो संसाधन हो, जो गरीब वंचित वर्ग हो, जो शोषण युक्त वर्ग हो, उनको शामिल किया जाएगा मेन स्ट्रीम में, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। ये सब कर्तव्य किसका होगा? ये राज्य का होगा। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं, पहले देखते हैं इसको संविधान में प्रावधान कहाँ किया गया। तो याद रखिएगा कहाँ पर उल्लेख है इसका, भाग 4 में। ठीक है, सीधा प्रश्न ये पूछता है आयोग, भाग 4 में है। दूसरी चीज है कि स्रोत क्या है इसका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का स्रोत क्या है, इसे कहां से लिया गया है। तो ये बार बार क्वेश्चन, एकदम फेवरेट क्वेश्चन है आयोग का, एकदम हलवा टाइप में है। ये स्रोत क्या है इसका? आयरलैंड है, आयरलैंड। ठीक है, दूसरी चीज है इसमें जब भाग हो गया, स्रोत हो गया, तो आर्टिकल भी पूछेगा 36 से 51, है कि नहीं? इतना तो याद होगा ना, 35 तक तो मूल अधिकार चला गया, 36 से 51 की बात करेगा। उसके बाद इसका विधिक स्वरूप कहेगा, मिस कानूनी, विधिक, ये कट जा रहा है, स्वरूप क्या है? अप्रवर्तनीय। ठीक, अप्रवर्तनीय है, न्यायालय कोई हस्तक्षेप इसमें नहीं करेगा। तीसरी चीज क्या है इसमें कि प्रकृति क्या है इसकी? सकारात्मक, सकारात्मक। ये मेन चीज आपको यहां से देखना होगा कि इसमें कहां पर प्रावधान किया गया है, कहां से लिया गया है, बाकी चीजों को कैसे इसमें समाहित किया गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है उद्देश्य क्या है इसका, नीति निर्देशक का उद्देश्य क्या है। ठीक, उद्देश्य की बात करेंगे कि नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है। तो जब उद्देश्य की बात होगी
तो उसको ध्यान रखिएगा आप लोग। उद्देश्य क्या है? तीनों प्रकार के न्याय, मीन्स सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात कर रहा है, ठीक है, जो हम लोगों ने प्रस्तावना में पढ़ी थी। दूसरी चीज क्या है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को यह प्रस्तुत करता है, मीन्स सभी का कल्याण हो। कल्याणकारी का मतलब क्या होता है? सभी को जो भी चीजें हैं अवेलेबल कराई जाए, जो भी संसाधन राज्य के पास है, जो वंचित वर्ग उनको शामिल किया जाएगा मेन स्ट्रीम में, सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर उनका डेवलप किया जाएगा, ठीक है। अब दूसरी तरफ हम लोग आते हैं कि इसका विभाजन किया जाएगा। नीति निर्देशक तत्व का नीति निर्देशक, उतना लिखने क्या हो सकता है, इनका विभाजन करेंगे तो याद रखिएगा 3 प्रकार में, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी, ठीक है। 3 पार्ट में इनका विभाजन किया जाता है। तो 36 से 51 के बीच में कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो इसमें अलग अलग तरीके, किसी को समाजवादी उसमें धारणा में रखा गया, किसी को गांधीवादी में रखा गया है, किसी को उदारवादी में रखा गया है। तो इसको अगर देखा जाए तो आर्टिकल 38, 39, ए 41 प्लस आपके 42, 43, 43 का ये सब क्या है, आपके समाजवादी में आ जाएंगे। तो इसको पहले ध्यान से बाद में देखेंगे इसको, अभी बस इतना ही रखिएगा याद कि इसको 3 रूपों में डिवाइड किया गया। चौथी चीज इसमें क्या आती है कि इसमें नीति निर्देशक को संशोधन के माध्यम से कौन कौन से आर्टिकल जोड़े गए हैं, संशोधन के माध्यम से, ये याद रखिएगा। संशोधन के माध्यम से कौन कौन से आर्टिकल रखे गए हैं, तो याद रखिएगा आप लोग कि 39A, 43A और 48A पर्यावरण वाले में, ठीक है। इनको क्या किया गया है, जो 42 1976 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, संवैधानिक संशोधन, उनके द्वारा क्या किया गया, 39 का 43 का ए, 48 का ए शामिल किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। दूसरी चीज क्या होती है इसमें, आर्टिकल 38, ठीक है। ठीक, आर्टिकल 38 की बात होती है, इसको क्या किया गया, किसके साथ, 44वें जो 44 अमेंडमेंट 1978 के तहत इसको शामिल किया गया। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाएगा इसमें 97 के तहत, बहुत चर्चे में था ये, बार बार आयोग ने पूछा था। आर्टिकल 43 का खा मीन्स शाकाहारी है, तो 97 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 में हुआ था, इसके तहत इसको शामिल किया गया था। ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत 3 संशोधन हुए हैं, जो क्या हुआ है, 42वां हुआ है, 44वां हुआ है और आपका 97th अमेंडमेंट हुए। तो ये मेन चीज़ थी, ऑल ओवर एक ड्राफ्ट है इसका। इससे पहले हम लोगों ने देखा मूल अधिकार का, फिर देखा नीति निर्देशक तत्व का, अब जो हम लोग देख रहे हैं वो किसका था, देखेंगे नेक्स्ट मूल कर्तव्य की बात। मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज सभी को पता है। क्या पता है इसके बारे में, लिख लेते हैं ब्रैकेट में, मूल कर्तव्य जो निर्धारित किए गए हैं, सभी को पता है। जब संविधान लागू होता है तो संविधान में ये नहीं था, मूल संविधान में ये नहीं था। इतना तो आप लोगों को पता है, तैयारी करने वाले बच्चे आप लोग हैं, इतना समझदारी आपके अंदर होगी कि जब वो का खा जुड़ जाएगा तो शामिल मीन्स बाद में इसको शामिल करेंगे हम लोग। तो चर्चा चलते हैं, इस पर करते हैं थोड़ा सा नॉर्मली कि क्या क्या चीज़ है। क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछता है ये आयोग, तो सिंपल सा है। तो कहाँ पर इसका उल्लेख है, हमेशा की तरह हम लोग भाग देखेंगे, भाग कहाँ पर है, 4 का क में उल्लेख किया गया है, ठीक है, 4 के क में लिया गया है। देश विचारधारा की बात यदि करेंगे तो कहाँ से है, वो रूस से है। अगर आर्टिकल की बात करेंगे, आर्टिकल कहाँ पर है, ये सीधा 51 के क में है, ठीक है। 36 से 51 हम लोगों ने नीति निर्देशक पढ़ा, तो 51 के क में क्या है, इसका उल्लेख किया गया। अगर इससे संबंधित समिति पढ़ेंगे, किसकी सिफारिश पर हुई थी समिति, तो सरदार
स्वर्ण सिंह समिति, किसके द्वारा? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के की सिफारिश पर इसको कहां पर? आर्टिकल का में भाग 4 के का में शामिल किया गया था। इसको ये ध्यान रखिएगा आप लोग, यहां से क्वेश्चन सीधे सीधे प्रश्न बनाए जाते हैं, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि इसको प्रारंभ में कितने मूल कर्तव्य थे? 10 थे। लेकिन जब वर्तमान की बात आप करेंगे, वर्तमान में मूल कर्तव्य की बात करेंगे तो टोटल 11 हैं। अब यहाँ पर संशोधन, यदि हम लोग अगला ऑप्शन बना लें, संशोधन इसमें 2 बार हुआ है, ठीक है। संशोधन कौन कौन सा है बताइए आप लोग? एक होता है 42 1976 संविधान संशोधन 42वें के द्वारा इसे क्या किया गया था? संविधान में शामिल किया गया था, में शामिल। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि वो इंपॉर्टेंट है कि जो प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्य थे, जब शामिल किए गए 10 थे, लेकिन वर्तमान में 11वां हो गया। तो 11वां जो होता है कौन सा होता है? शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। नाम सुने होंगे आप लोग, आर्टिकल 21 का भी ये बात करता है। शिक्षा का अधिकार की बात होती है तो उसमें क्या किया गया था? 86th अमेंडमेंट, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात की गई थी। तो ये क्या है? मूल ओवर क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी है। इससे पहले उसमें कहाँ पर है, क्या चीज़ है, सारी चीज़ें बताई गई हैं कि कहाँ पर उल्लेख है। भाग 4 के काम में है, देश कहाँ से लिया गया? रूस से लिया गया है। आर्टिकल कहाँ पे? 51 के काम में है। समिति कौन सी संबंधित है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति है। प्रारंभ में मूल कर्तव्य कितने थे? 10 थे, वर्तमान में 11 थे। अगर इसमें संशोधन की बात की जाए तो संशोधन 2 बार हुआ। 2 बार का मतलब एक बार शामिल किया गया, एक बार 11वां बनाया गया। तो शामिल करने का संशोधन जो था वो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 को किया गया था, जिसको मूल अधिकार को, मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था संविधान में। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, 10 से 11वां बना था। तो 11वां कौन सा बना था? शिक्षा का अधिकार में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है, जिसमें वो कौन सा अमेंडमेंट था? 86 था, ठीक है। ये टॉप हिटिंग पॉइंट हैं आपके, जहां से आयोग डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है प्रीलिम्स के, जो फैक्चुअल आधारित होते हैं। और पॉलिटी याद रखिएगा आप लोग, 10 से 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन तक यूपी पीसीएस होता है, वो जरूर पूछता है। और नॉर्मली यहीं तक होता है। इसके बाद हमारी कार्यपालिका आ जाएगी, भाग 5, सीधा सीधा हम लोग उसकी तरफ चलेंगे। तो आज के जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट, इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज, तो चर्चा हो चुकी है इस पे। अब आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा। और इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जब आएंगे कल, फिर ध्यान देंगे कि आगे कार्यपालिका को किस तरह समझे। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ, उसको और विस्तृत रूप में देखेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है, कौन शपथ दिलाता है, कौन होता है, उसका प्रक्रिया क्या है, सारी चीज़ है। उसके ऊपर महाभियोग लगाया जाएगा, कैसे लगाया जाएगा, उपराष्ट्रपति के ऊपर क्या प्रक्रिया है, सारी चीज़ों को देंगे। उसका पद का क्राइटेरिया क्या है, कौन बन सकता है राष्ट्रपति, कौन उपराष्ट्रपति बन सकता है, कितने प्रस्तावक होने चाहिए, तो सारी चीज़ों को संक्षेप में हम लोग समझेंगे कल की क्लास में। चलिए फिर मिलते हैं। आप सभी का धन्यवाद।